सभी धर्मप्रेमी सज्जनों को मेरा सादर नमस्ते। हम पढ़ रहे हैं विश्व का पहला संविधान, जिसे हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। मनुस्मृति प्रथम अध्याय हम पढ़ रहे हैं और यह प्रथम अध्याय पूरा का पूरा मनुस्मृति की भूमिका में ही निकल गई है। यह पूरा अध्याय मनुस्मृति की भूमिका पर ही आधारित है। मनुस्मृति का पुनर्मूल्यांकन तथा भूमिका। इस भूमिका का 2 भाग इससे पूर्व हम प्रसारित कर चुके हैं। आज हम तीसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। यह तीसरा भाग, इसमें बताया गया है कि मनुस्मृति अपने समय में कितनी प्रचलित थी तथा हमारे आर्यावर्त देश में तो मुख्य रूप से संविधान के तौर पर यह था ही, साथ ही साथ आर्यावर्त के बाहर जितने भी देश थे उन सभी देशों में इनकी विख्याति मशहूर थी। उन सभी देशों में संविधान के तौर पे यह कार्यरत था। यह इतना ही लोकप्रिय था कि आर्यावर्त अर्थात भारतवर्ष के बाहर भी लोग इन्हें सम्मान की नज़र से देखते थे और अपने राष्ट्र का संविधान होने का गौरव लोग मानते थे इन्हें। आइए उन्हीं चर्चाओं को आगे बढ़ाते हुए हम आज तीसरे भाग में मनुस्मृति के बारे में इस भूमिका को और गहराई से अध्ययन करते हैं। तो विलंब न करते हुए हम पाठ को आरंभ करते हैं। पाठ आरंभ करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से नम्र निवेदन करता हूं कि कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट व शेयर भी करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट व शेयर हमें प्रेरणा देती है और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर हम उत्तम से उत्तम प्रस्तुति आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। तो विलंब न करते हुए हम पढ़ते हैं मनुस्मृति प्रथम अध्याय भूमिका। संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार पाश्चात्य लेखक A.B. कीथ ने स्वरचित ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में मनुस्मृति के प्रभाव और प्रशंसा का उल्लेख किया है। अर्थात इस प्रकार से किया है, अर्थात बर्मा, थाईलैंड, जावा आदि देशों में मनुस्मृति की स्वीकार्यता का प्रमाणिक और आधिकारिक प्रभाव वहाँ के संविधान पर मनुस्मृति के स्रोत ग्रंथ के रूप में है। वहाँ के संविधान मनुस्मृति को आधार बनाकर लिखे गए हैं। मनुस्मृति किसी एक समुदाय के लिए ही जीवन पथ प्रदर्शक नहीं है, अपितु वह विश्व के सभी समुदायों के लिए समान रूप से जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाली है। जर्मनी के विख्यात दार्शनिक फ्रीडरिच नीत्शे ने बियॉन्ड निहिलिज्म, नीत्शे विदाउट मार्क्स में मनुस्मृति और बाइबल की तुलना करके मनुस्मृति को बाइबल से उत्तम शास्त्र माना तथा बाइबल को छोड़कर मनुस्मृति को पढ़ने का नारा दिया। नीत्शे ने कहा, मनुस्मृति बाइबल से बहुत उत्तम ग्रंथ है। बाइबल से तो अश्लीलता और बुराइयों की बदबू आती है। बाइबल को बंद करके रख दो और मनुस्मृति को पढ़ो। भारत रत्न श्री P.V. काने ने भी, जो धर्मशास्त्रों के प्रमाणिक इतिहासकार व शोधकर्ता हैं, अपने धर्मशास्त्र का इतिहास नामक बृहद ग्रंथ में ऐसी ही जानकारी दी है। वे लिखते हैं, मनुस्मृति का प्रभाव भारत के बाहर भी गया। चंपा अर्थात दक्षिणी वियतनाम के एक अभिलेख में बहुत से श्लोक मनु के मिलते हैं। बर्मा में जो धम्मथट है वह मनु पर आधारित है। बाली द्वीप का कानून मनुस्मृति पर आधारित था। एशिया के इतिहास पर पेरिस यूनिवर्सिटी से डी.लिट उपाधि प्राप्त और अनेक पुरस्कारों से सम्मानित इतिहासज्ञ डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार ने दक्षिण पूर्वी और दक्षिण एशिया में भारतीय संस्कृति पुस्तक में प्रस्तुत विषय से संबंधित अनेक जानकारियां दी है, जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं यह जानकारी किस प्रकार से है। फिलीपींस के निवासी यह मानते हैं कि उनकी आचार संहिता मनु और लाओत्से की स्मृतियों पर आधारित है, इसलिए वहां की विधानसभा के द्वार पर इन दोनों की मूर्तियां भी स्थापित की गई है। चंपा अर्थात दक्षिणी वियतनाम के अभिलेखों, राजकीय शिलालेखों से सूचित होता है कि वहाँ के कानून प्रधानतया मनु, नारद तथा भार्गव की स्मृतियों तथा धर्मशास्त्रों पर आधारित थे। एक अभिलेख के अनुसार राजा इंद्रदेव मनु द्वारा प्रतिपादित मार्ग का अनुसरण करने वाला था। चंपा अर्थात दक्षिणी वियतनाम का जीवन वर्ण आश्रम व्यवस्था पर आधारित था। राजा वर्ण आश्रम व्यवस्था की स्थापना के आदर्श को सदा अपने सम्मुख रखते थे। 1799 ईस्वी के राजा इंद्रवर्मा प्रथम के अभिलेख में उसकी राजधानी से संबंध में यह लिखा गया है, वहाँ वर्ण तथा आश्रम भली भांति सुव्यवस्थित थे। निरुपद्र वर्माश्रम व्यवस्थिता अर्थात
धम्मथट या धम्मसथ नाम के ग्रंथ बर्मा देश की आधार संहिताएं और संविधान है। ये मनु आदि की स्मृति पर आधारित है। 16वीं सदी में बुद्ध घोष ने उसे मनुसार नाम से पाली भाषा में अनुदित किया। इस धम्मथट का मनुसार नाम होना ही यह सूचित करता है कि मनुस्मृति या मानव संहिता के आधार पर इसकी रचना की गई थी। धम्मसथ वर्ग के जो अनेक ग्रंथ 17वीं और 18वीं सदियों में बर्मा में लिखे गए, उनके साथ भी मनु का नाम जुड़ा है। कंबोडिया के लोग मनुस्मृति से भली भांति परिचित थे। राजा उदयवीर वर्मा के सदोक काकथेम से प्राप्त अभिलेख में मानव नीतिसार का उल्लेख है। यह मानव संप्रदाय का नीति विषयक ग्रंथ था। यशो वर्मा के प्रशस्त कोमन से प्राप्त अभिलेख में मनु संहिता का एक श्लोक भी दिया गया है, जो आज मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 136 पर प्राप्त है। इसमें समान व्यवस्था का विधान है, अर्थात समान व्यवस्था का नियम है। 668 ईस्वी में जय वर्मा पंचम कंबोडिया का राजा बना। एक अभिलेख में इस राजा के विषय में लिखा है कि उसने वर्णों और आश्रमों को दृढ़ आधार पर स्थापित कर भगवान को प्रसन्न किया। राजा जयवर्मा प्रथम के अभिलेख में 2 मंत्रियों का उल्लेख है जो धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। मनु संहिता सदृश ग्रंथों को धर्मशास्त्र कहा जाता है। जो धर्मशास्त्र काम्बोज अर्थात कंबोडिया देश में विशेष रूप से प्रचलित थे, उनमें मनु संहिता का विशिष्ट स्थान था। बाली द्वीप इंडोनेशिया के समाज में आज भी वर्ण व्यवस्था का प्रचलन है। वहाँ अब भी वैदिक वर्ण व्यवस्था के प्रभाव से उच्च जातियों को द्विजाति अर्थात शूद्र का नाम एक जाति प्रचलित है। यह मनु ने श्लोक में दिया है। यहाँ शूद्रों के साथ कोई भेदभाव तथा ऊंच नीच छुआछात आदि व्यवहार नहीं है। यही मनु की वर्ण व्यवस्था का वास्तविक रूप था। यूरोप के प्रसिद्ध लेखक पी थॉमस अपनी पुस्तक में मनुस्मृति का महत्व वेदों के उपरांत सबसे अधिक बतलाते हैं। अर्थात मनु का संविधान मनुस्मृति सर्वोच्च स्थान रखता है। वेदों के बाद उसी का सर्वोच्च महत्व है। अमेरिका से प्रकाशित दी मैकमिलन फैमिली इंसाइक्लोपीडिया में भी मनु को मानव जाति का आदि पुरुष और आदि समाज व्यवस्थापक बताया है। अर्थात मनु मानव जाति का आदि पुरुष है। वह आदि समाज का व्यवस्थापक था, आदि सभ्यता का पथ प्रदर्शक राजा है। रूस के समाजशास्त्री पीडी ओसमैक्सी ने अपनी पुस्तक में मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था की भरपूर प्रशंसा करते हुए उनको विश्व की सर्वोच्च समाज्य व्यवस्था कहा है। मनु की वर्ण व्यवस्था मानव समाज को श्रेष्ठतम व्यवस्था है। गुण कर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था से श्रेष्ठ अन्य कोई समाज व्यवस्था मानव समाज के लिए सोची नहीं जा सकती। मनु की वर्ण व्यवस्था साम्यवाद और पूंजीवाद दोनों के दोषों से रहित है, परंतु इसमें दोनों की विशेषताएं निहित है। जब तक मनु की वर्ण व्यवस्था समाज में पुनः स्थापित नहीं हो जाती, तब तक मनुष्य जाति का समग्र उत्थान नहीं हो सकता। इंग्लैंड के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जी एच मीज ने वर्ण व्यवस्था के पहले 3 वर्णों में समाज को बांटते हुए कहा है कि इस व्यवस्था के होने पर धरती स्वर्ग में बदल जाएगी। विश्व में इस व्यवस्था के प्रसार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर का कथन निम्न प्रकार है। चातुर्वर्ण्य पद्धति यह संपूर्ण विश्व में व्याप्त थी। वह मिस्र के निवासियों में थी और प्राचीन फारस के लोगों में भी थी। प्लेटो इसकी उत्कृष्टता से इतना अभिभूत था कि इसे सामाजिक संगठन का आदर्श रूप कहा था। डॉक्टर अंबेडकर वांग्मय खंड 7 पृष्ठ 210 पे यह बात लिखते हैं। मैडम एनी विसेंट जर्मनी ने मनुस्मृति की प्रशंसा करते हुए कहा है कि यह ग्रंथ भारतीय और अंग्रेज सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि आज के समस्यापूर्ण दैनिक प्रश्नों के समाधानात्मक उत्तरों से यह परिपूर्ण है। द साइंस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन भूमिका पृष्ठ संख्या 25 भगवान दास। इसमें बेल्जियम के विद्वान लेखक मनुस्मृति को अध्यात्म ज्ञान एवं वैधानिक प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं। उनका कहना है कि यह जीवन के सत्यों को प्रतिपादित करता है। द ग्रेट सीक्रेट पृष्ठ संख्या 94। मैडम HP ब्लेवेट्स्की ने अपनी कृति में मनुस्मृति को आदितम ज्ञान स्रोत प्रतिपादित किया है। पुरातत्ववेत्ता वी गार्डन चाइल्ड ने इस मत का समर्थन किया है। केवल मोटवानी रचित पूर्वोद्घृत ग्रंथ
संस्कृत के विद्वान और ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर विलियम्स जोन्स ने मनुस्मृति के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में मनुस्मृति की अनेक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है। अर्थात इस ग्रंथ मनुस्मृति में गंभीर श्रद्धा के भाव हैं, मानव के प्रति उदार भाव हैं। इसमें सभी प्राणधारियों के प्रति सौम्यता युक्त संवेदनशीलता सर्वत्र पाई जाती है। इसकी शैली सादगी युक्त गंभीर है, जो विधि विधान की भाषा लिए है, जो पाठकों में आदर युक्त भय तथा विस्मय भर देती है, जो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सभी निर्भीक तथा स्वतंत्र रहने के भाव जागृत करती है, तथा इसमें सम्राटों तक के गलत कर्मों के लिए भर्त्सना के विचार आए हैं। ये सभी विषय निश्चय ही श्रेष्ठ है। मनु के विधान के लिए ऐसे प्रशंसापूर्ण सटीक उदाहरण पर्याप्त विदेशी विद्वानों ने प्रकट किए हैं। तो प्यारे सज्जनों, इतना उत्तम ग्रंथ जिसमें इतने सारे बुद्धिजीवी के द्वारा, इतने बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा इस मनुस्मृति की प्रशंसा की है। सोचिए आज के समय में भारतवर्ष में मनुस्मृति किस स्थिति में है। आज यह मनुस्मृति एक प्रेरणा के स्रोत है और इसमें बनाए गए नियम कानून, जो भी इसमें बनाए गए हैं, वो नियम अति उत्तम है। और यह नियम अगर फिर से किसी भी राष्ट्र में अगर इस नियम को लागू किया जाता है और इस नियम के तहत उस राष्ट्र का निर्माण होता है, राष्ट्र के लोग उन नियमों का पालन करते हैं, तो वह राष्ट्र सोने की चिड़िया ही होगी, चाहे वह राष्ट्र कोई भी हो सकता है। इसी के साथ मैं आज का विषय संपन्न करता हूँ। यह मनुस्मृति प्रथम अध्याय भूमिका का भाग 3 है। मैं इस भूमिका का भाग 4 अगले एपिसोड में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मैं आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से अनुमति चाहता हूं और साथ ही निवेदन करता हूं कि कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, कमेंट व शेयर भी करें। इसी के साथ आप सभी दर्शकों का दिन मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूं। ओम शांति।